बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि एक जुडिशल कमीशन जो है अपनी सरबराही में, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद उसकी सरबराही करें और उसको कायम किया जाना चाहिए। जो बाहर से अमेरिका की जो मुदाखलत या जिसको साजिश अब PTI कह रही है उनकी हुकूमत को गिराने के लिए, उनकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, उसकी तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, तफसीलात हैं, तहकीकात हैं, वो कराई जानी चाहिए ताकि कौम को मालूम हो सके कि बुनियादी तौर पे PTI की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ किया गया। दूसरी जानब हम देखते हैं कि DG ISPR ने एक मरतबा फिर आज एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन से कहा है कि पहले भी दरख्वास्त की गई थी कि फ़ौज को और फ़ौज के इदारे को और शख्सियात को सियासत में न घसीटा जाए। ख़ासकर उन्होंने जो मेंशन किया पेशावर कोर को कि एक इम्पॉर्टेंट कोर है हमारी सलामती के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और जो बेस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं उनको वहाँ तैनात किया जाता है। फिर हमने देखा कि आज मरियम नवाज़ साहिबा जो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनकी पेशी थी अदालत के अंदर। बाहर जब वो वापस आई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि इमरान खान साहब ने 4.25 साल जो मुल्क की माशी तबाही की है और मईशत को जो बर्बाद किया है, उस सारे का खमियाजा जो है या उस सारे का जो इस वक्त बोझ है वो 5 हफ्तों की हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नैब के पास कोई सबूत हैं तो वो उनको पेश करे और उनको सज़ा दी जाए। उनको यहाँ तक उन्होंने कहा कि उनको लटका दिया जाए, लेकिन उनकी जो किरदार कुशी की जा रही है और उनके जो बेसिक बहसियत शहरी के हकूक़ उनके जो सल्ब किए जा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। फिर हमने देखा कि आज फवाद चौधरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है उन्होंने कहा है जी कि ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तानियों को अरेस्ट करवा रही है सऊदी अरब में, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनको रिलीज़ करवा रहे थे वहाँ से, सऊदी अरब से, जेलों से बाहर निकाल रहे थे। सो इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक सियासी गहमा गहमी भी है और लेकिन सियासी कन्फ्यूजन भी पाई जाती है मुल्क के अंदर, और उसके जो असरात हैं वो हमारी मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं और माशी एतबार से पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और ख़तरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहिबा, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आई डोंट नो कि मैं उनको फॉर्मर कहूँ कि मेंबर नेशनल असम्बली थी या अभी तक तो खैर ज़ाहिर है कि इनकी वो जो रिजिग्नेशंस हैं उनको फॉर्मली अनाउंस नहीं किया गया स्पीकर की जानिब से। शंदाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे काइंडली ये बताएं कि ये जो जुडिशल कमीशन की डिमांड आप लोगों ने की हुई थी, आपकी लीडरशिप ने, और आज सदर साहब ने ख़त भी लिख दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा PTI को? क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसीजर होगा, लंबा अरसा इसके ऊपर होगा, और आप जो एक ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल कोई बेनिफिट इससे अगर फ्रॉम इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू लेना भी चाहते हैं तो क्या वो आप ले पाएंगे? शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपका वो हल्का सा एक लाइट मूड में जवाब दे दूं कि बिल्कुल मैं XMNA हूं। मैंने रेजिग्नेशन दिया था अपने स्पीकर के सामने, फिर जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो एतमाद से पहले फिर हम कासिम सूरी को हमने दिया और फिर उसके बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया कासिम सूरी। वो तो ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि तनख्वाहें भी ली जा रही हैं और लॉजेस में जो है वो एकोमोडेशन भी अभी तक खाली नहीं की PTI के लोगों ने? क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, तनख्वाह जो है हमें आई है 10 दिनों की, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। 11 को हमने रिजाइन कर दिया था और 25 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सेशन था, उसका TADA मिला, उससे कुछ ज्यादा नहीं मिला क्योंकि तब तक हम MNAs थे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेसिकली उनको डर, रिहाइश जो है वो अभी तक मौजूद है लॉजेस की? यही मैं आपको बता रही हूँ। 135 इनको इलेक्शन कराने होंगे अगर हमारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाती है। 135 वो कराने को तैयार नहीं और वो 60 दिनों में करानी होंगी। वो इलेक्शन चाहते नहीं है पाकिस्तान में, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी और अब आगे से कह रहे हैं कि जी लॉजेस को छोड़ दो। मैं तो कहती हूँ कि कल हमें बुलाएं
क्या नाम है उनका खत भेजें नए स्पीकर जो हैं और कह दे कि एज यू आर नो लॉन्गर एन एमएनए काइंडली वेकेट द लॉज। वो करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने कह दिया यू आर नो लॉन्गर एन एमएनए, तो हमें नहीं, लेकिन मॉरली तौर पे अगर आप लोग, जैसे आप फरमा रही हैं कि आप लोग जो हैं एक्स एमएनएज हैं, तो कैन एक्स एमएनए रिजाइड इन द ऑफिशियल रेजिडेंस? और दूसरा, ये तो चले एक लीगल इसका एस्पेक्ट हो गया, मॉरली क्या आप लोगों को ये बेहतर नहीं है कि अब आप लोग, जब आप लोग एमएनए ही नहीं है, तो सरकार की घरों के अंदर रहने की फिर जवाब क्या पैदा होता है? उससे जाहिर है कि एक बर्डन तो यानी नेशनल एक्सचेकर के ऊपर पड़ रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट नो आपको ये किसने कहा है, लेकिन नेशनल असेंबली के जो ये पार्लियामेंट लॉजेस हैं, इसकी रेंट, टेलीफोन, बिजली, पानी ये खुद एमएनएज देते हैं। ये हमें सब्सिडी या सब्सिडी का कोई सीन नहीं है पूरा। बट क्या आपकी बात सही है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए? हम सिर्फ इस इंतजार में हैं कि हमें एक खत मिल जाए स्पीकर नेशनल असेंबली से कि जी आपकी, अगर ये अगले जब तक ये गवर्नमेंट में है, अगर ये खत नहीं देते आपको, तो आप you'll keep on residing in the government? Not necessarily. बहुत सारे लोग जा चुके हैं। नहीं जी, बहुत सारे लोग जा चुके हैं। मुझे पता नहीं कौन कौन जा चुके हैं, लेकिन अगर अखलाकी तौर पे किसी को जाना चाहिए था तो वो 23-24 एमएनए जो ईमान पे, पैसों पे, ओहदों पे बिके हैं, तो पहले तो उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो ईसीपी ने उनकी आपकी रेफरेंस ही मुस्तरद कर दी है। ईसीपी के तो जी माशाल्लाह वखरे आजकल हथकंडे चल रहे हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह है, शुक्र है कि ईसीपी से बड़ा अल्लाह है। But from legal point of view, from legal point of view, they are still the MNAs. I mean, your request has been rejected by the Election Commission of Pakistan. ये तो आप मानती है ना, आप लोग आगे definitely, you know, the Supreme Court forum is there, वो आपका हक है, आप लोग जाएंगे। सर, हमने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पसंद नहीं था, बट हमने मान लिया, हमने तो हर चीज मान ली। हम सिर्फ अपनी हक देते हैं, अपनी राय देते हैं, बाकी हमने डिफाई किसी चीज को नहीं किया। मानी हमने हर बात है, हम मियां नवाज शरीफ की पार्टी तो नहीं है कि जाके सुप्रीम कोर्ट को अटैक करेंगे। चलिए, दैट्स गुड। अब मुझे ये बताएं कि ये जो खत लिखा है मोहतरम सदर मुमलिकत ने, इससे क्या बेनिफिट पीटीआई को मिलने वाला है? कोई ना हमें मफाद नहीं मिलेगा जी, नुकसान नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि सिंपली वो जो साइफर था, ये मैंने हर टीवी शो में कहा है, उसको एज इट इज पब्लिश कर दिया अखबार में और पीटीआई को शट अप कॉल मिल जाएगी। अगर वो साइफर एज इट इज पब्लिश नहीं हो सकता, काइंडली उसकी डीक्लासिफाइड वर्जन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको अखबार में पब्लिश कर दें, फिर पीटीआई झूठी साबित हो जाएगी, कोई साजिश नहीं थी। और तीसरा, अगर वो भी नहीं कर सकते, तो जितनी हमारी हसास एजेंसीज ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिससे उन्होंने यह अखज़ किया कि ब्लेटेंट फॉरेन इंटरफेरेंस, मुदाखलत तो है लेकिन साजिश नहीं है, वही छाप दे अखबार में उसकी डीक्लासिफाइड पोर्शंस। पीटीआई खत्म, हमारा बयानिया खत्म, हमारा इलेक्शन खत्म, हमारे धरने खत्म। वो कोई करने को तैयार नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ जुडिशल कमीशन ही रह गया और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते। So do you think that जुडिशल कमीशन में जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो आप लोग कबूल करेंगे, मानेंगे? क्योंकि जैसे इलेक्शन कमीशन की जो डिसीजंस हैं उनको भी आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी आप लोगों ने, जाहिर है कि आप लोगों का एक जब डिसीजन आ जाता है तो यू कैन डिसएग्री, लेकिन ये कहना कि रात को 12 बजे अदालत जो है हमारे खिलाफ खुल गई थी, तो जब फैसला हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारे यहाँ ये होता है कि सियासतदानों के या पार्टीज के हक में आता है, तो वो कहते हैं हमारी अदालतें आज़ाद हैं, हमारे कवानीन जो हैं वो सबके लिए है, इंसाफ सबको मिल रहा है। बट व्हेन द डिसीजन इज अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल या कोई पोलिटिकल पार्टी, तो वो फिर जाहिर है कि उसके ऊपर फिर वो तनकीद भी करता है, अटैक भी करने की कोशिश करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको 2-3 इसकी मिसालें दे देती हूँ। पहली मिसाल ये कि जब मरियम नवाज ने और कल आसिफ जरदारी ने सिटिंग पेशावर के कोर कमांडर को गालियां दी, तो कोई अदालत नहीं खुली, लोअर कोर्ट तक नहीं खुली, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है, क्योंकि क्लियरली वो फौज का हिस्सा नहीं है। सो वो तो हमें समझ आ गई। अब दूसरी बात, जहांगीर तरीन को इसी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, रिव्यू भी रिजेक्ट हो गई थी। आपने तो कभी कोई पीटीआई वाला सड़क पे नहीं देखा कि पिटे या रोए जहांगीर तरीन पे, बल्कि वो खान से नाराज होकर गया कि आपने मुझे चीने में फंसा दिया, शुड हैव स्टूड बाय मी, आई स्टूड बाय पीटीआई, लेकिन जब मेरी चोरी का मामला है मेरे साथ पीटीआई नहीं खड़ी हुई। इसी तरह अलीम खान, जब अलीम खान की चोरी पकड़ी गई, उसको नैब ने पकड़ा, सिटिंग मिनिस्टर को, तो अलीम खान ने खान से बदला क्या लिया कि जी मेरी तो बनती नहीं थी कि मैं 100 दिन जेल में गुजारूं क्योंकि मैं तो पैगंबर हूं, तो उसने भी बदला ले लिया। ये याद रखें, ये बात जब कह रहे बिल्कुल सही है, बट ये खान पे अप्लाई नहीं होती है। अब मुझे काइंडली ये बता दें कि ईसीपी के हवाले से आप लोगों का जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, एक साइड पे आप लोग यू वांट अर्ली इलेक्शन, ठीक है जी, दिस इज व्हाट इज योर बयानिया इस वक्त, जितने भी
इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं, वो कहते हैं जी इलेक्शन करवाएं, सारे जो मसाइल हैं उसका हल निकल आएगा। दूसरी जानब आप लोग ECP के चीफ को भी रिमूव करवाना चाहते हैं थ्रू अ रेफरेंस, और एक मेंबर के खिलाफ तो सुना है कि वो आप लोगों ने तैयार भी कर लिया है। तो जब इलेक्शन कमीशन ही पूरा नहीं होगा तो इलेक्शन को इनकाद जो है वो कौन फिर कराएगा उसका? शुक्रिया जी। मज़े की बात है कि ये हमारे अदम एतमाद से तकरीबन 2 हफ्ते पहले UNDP से एक टीम आई थी, और उस टीम से मैं महनाज अकबर अजीज़, नफीसा शाह और JUIF की हम 4 खवातीन मिली थी, और हमने स्पेसिफिक उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि ECP की खवातीन MNA, सेनेटर्स, MPAs, काउंसलर्स के हवाले से ज़रा उनकी कारकर्दगी बताई। आप कोई इस बात पे हैरान हुई कि सब ने उनको 0 बटा अंडा दिया कि ठीक है आपने ठीक ठाक पैसे दिए होंगे ECP की अपग्रेडेशन के लिए, बट उन्होंने खवातीन ना वोटर के लिए ना उन्होंने किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए कुछ किया, और ये अक्रॉस द पार्टी ओपिनियन था। दूसरी बात, ECP भी मुल्क के इदारों में से एक इदारा है, नेशनल टैरिफ कमीशन है, आपका कंपटीशन कमीशन है, ये कोई सेक्रेट काउ नहीं है कि इस पर क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती है, और तमाम जितने ऐसे इंडिपेंडेंट इदारे हैं उनके हायरिंग जरूर हो, लेकिन when we say कि जी हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे, when we say कि जी एज अ सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, ये आप आई एम रेफरिंग टू आजम स्वाति साहब एंड फवाद साहब की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाद में जाहिर है कि उन्होंने जाके फिर उनके सामने अपॉलॉजी कर ली, बट जब एक रूलिंग गवर्नमेंट के इतने सीनियर लोग इस किस्म की लैंग्वेज यूज करेंगे अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, तो व्हाट अबाउट द वर्कर्स, व्हाट अबाउट द आई मीन योर सपोर्टर, वो फिर इससे क्या सबक लेंगे, क्या गाइडलाइन लेंगे? सबक तो जी ECP ने दे दिया ना, कि कल जो खुली धांधली हुई थी MPAs ने पंजाब असेंबली में जो की, कि उन्होंने उसका फैसला भी आना है, हमजा शहबाज को उसका फैसला भी आना है। फैसला आ चुका है सर जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में वो जाना है। नहीं, ये तो आपके, आई थिंक ये जो फैसला आया है ये तो आपके ये जो फेडरल के MNAs थे, ये इनका फैसला आया है। MPAs का भी आ गया, आप देख लें, आ गया उनका भी। आई हैव नो आइडिया, लेकिन MPAs के हवाले से सुना है कि 17 या 18 को अभी अहमर बिलाल महबूब साहब हैं पिलडाट के, उन्होंने अपना ट्वीट में कल बोला है कि जी एक्चुअली पहले तो मैं समझता था कि ये ओपन एंड शट केस है पंजाब की MPAs का, लेकिन अभी पता चला है कि पार्टी ने फॉर्मली अपने MPAs को खत नहीं लिखा कि काइंडली पार्टी लाइंस पे वोट करें, तो देयरफॉर ये इतनी स्टूपिड लॉजिक है, और अहमर बिलाल साहब से मैं ज्यादा एक्सेप्ट करती हूँ, बट चलें जो हो गया सो व्हाट। चलें, अब मुझे ये बता दें कि ECP अगर यही ECP इलेक्शन करवाती है जैसा आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मे बी लेट्स से कि 1 या 2 महीने या 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर, तो आप लोग उसके डिसीजन को, यानी जो भी रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, उसको कबूल करने के लिए तैयार होंगे? देखिए जी, हमें ECP से, जिस तरह मैंने पहले कहा, कंपटीशन कमीशन से, नेशनल असेंबली से, इदारा से कोई मसला नहीं है, इंडिविजुअल से है। जब एक इंडिविजुअल अपनी नौकरी भूल जाता है और फिर वो एक इदारे की जगह एक सियासी पार्टी का कारकुन बन जाता है, लेकिन ये वही इंडिविजुअल है ना जिसके बारे में खान साहब ने खुद अपनी साउंड बाइट में कहा कि पहले के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनके ऊपर हमें एतमाद नहीं था, जिन्होंने 2013 के इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे, बट इनको हमने कंसेंसस के साथ, हमारी इसके अंदर इनपुट शामिल है, और इसके बारे में फिर एक खत भी लिखा था रेलवे मिनिस्टर जो उस वक्त शेख रशीद साहब थे, बाद में ज़ाहिर इंटीरियर में आ गए, उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था एज ए सेक्रेटरी, सो ही सेड कि जी ये बड़े अपराइट शख्स हैं। तो अब क्या उनके अंदर प्रॉब्लम हो गई है जब उस वक्त आप कहते थे कि ही इज अ अपराइट पर्सन? सर प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप फॉरेन फंडिंग के केसेस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सुने, लेकिन इनको फैसला है कि नहीं मैंने एक ही पार्टी का सुनना है और डे टू डे सुनना है। फिर जब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि आप सब पार्टीज की सुने, वो बात फिर दबा दी जाती है। तो जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं सुनता, वो मेरी और आपकी क्या सुनेगा? नहीं, लेकिन वो आपने जवाब नहीं दिया कि अगर कोई डिसीजन इलेक्शन यही इलेक्शन कमीशन करवाती है, क्योंकि उसका प्रोसेस ये है कि नया अगर आपने लगाना है, पहले तो ये सारा अगर आप कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको जाना है, उसको प्रोसीडिंग होनी है, उस पर टाइम लगेगा, फिर नए अपॉइंटमेंट के लिए अपोजिशन लीडर का होना जो है वो नेशनल असेंबली में ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो फिर किस तरह से ये सारा काम, तो ये तो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? फिर जो लोग आप लोगों की ख्वाहिश है कि जल्दी होना चाहिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करें, और हम ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर ठीक नहीं है, तो फिर ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं भैया अकबर? तो आप जवाब दे रहे हैं कि मुझे इजाजत देंगे तो मैं दूंगी ना। आपने 3 सवाल पूछ लिए हैं। जी प्लीज। देखें,
हम ये भी कह रहे हैं ऑन द वन हैंड कि हमें इन पे एतबार नहीं है, इनको हटाया जाए। हम दूसरा ये भी कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन चाहिए। अब फर्ज करें कि हमारी दरखास्त रद्द कर दी जाती है और इनको रहने देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नेचुरली इलेक्शन को सुपरवाइज करेंगे, फिर तो बात हमारे हाथ से निकल गई, अवाम के हाथ में चली गई। जो रिजल्ट आएगा सबको कबूल करना पड़ेगा, उसमें तो कोई शक नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ये कहना कि पीटीआई प्रोटेस्ट ना करे या अवाम प्रोटेस्ट ना करे, ये याद रखें सर, मैं और आप इंसान है, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे अल्लाह के हाथ में है। ये अवाम और इस मुल्क ने रहना है। और जो पाकिस्तान के साथ धोखा करेगा सर, जो खुदा को मानता है नहीं मानता, इस्लाम को मानता है नहीं मानता, एक लॉ ऑफ नेचर है और लॉ ऑफ नेचर को कोई सबवर्ट नहीं कर सकता। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अरे एक बंदा करोड़ रुपए पे बिकता है तो 10 पे बिकेगा, उसकी बोली 20 पे लगेगी तो आगे 40 पे भी बिकेगा। मसला ये है इस मुल्क का कि हर कोई बिकने को तैयार है, हर किसी की बोली लगती है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका का इलेक्शन कमिश्नर बिक गया, यूरोपियन यूनियन का बिक गया, या पाकिस्तान का जज, अमेरिका का। आप देखें, बड़े सीरियस किस्म की आप एक एलिगेशन लगा रही हैं कि वो बिक गए हैं। डू यू हैव एनी एविडेंस? मैं आपको डू यू हैव एनी एविडेंस अगेंस्ट राजा सिकंदर दैट ही हैज? मैं राजा साहब की बात नहीं कर रही हूँ, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आई सेड कि कभी आपने सुना है कि अमेरिका में इलेक्शन कमिश्नर बिक गया हो या अमेरिका में एमएनए बिक गया हो? एनोलॉजी दे रही हैं, पूरा सुन लेना सर, ऐसे नहीं होता। यू कांट इंटरप्ट, प्लीज लिसन। जी प्लीज। आपने कभी सुना कि थाना बिक गया अमेरिका में इलेक्शन में? आपने कभी सुना है कि अमेरिका में ऑफिसर्स बिक गए हो, जो स्कूल टीचर्स होते हैं? आपने कभी सुना है कि मार कुटाई हो, खून खराबा हो इलेक्शन में? आपने कभी सुना है कि 20 या 25 सेनेटर्स या कांग्रेसमैन अमेरिका में फ्लोर क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं क्योंकि इनका 2 हफ्ते के अंदर जमीर जाग गया? मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस कंट्री इज फॉर सेल। मैं ये बता रही हूँ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रही, मैं हर इदारे की बात कर रही हूँ। जब तक पाकिस्तान बिकने को तैयार है, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। या आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, मैं कल को होंगी। चलें, आप एक जेनेरिक, जी बिल्कुल सही है, आप एक जेनेरिक बात कर रही हैं, बट डस्का के हवाले से आपको पता है कि जो फाइंडिंग्स आई थी उसमें आपकी गवर्नमेंट के अंदर, वज़ार साहब की गवर्नमेंट के अंदर आपके आईजी साहब के फ़ोन बंद हो चुके थे, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब के फ़ोन बंद थे, आपके कमिश्नर के, आपके डीसी के, आपके लोग जो हैं वो कहीं फोक के अंदर गायब हो गए, चले गए, आई डोंट नो वे। और उसके बाद जो डिसीजन आया और जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपहोल्ड किया, तो ये सारी चीज़ें तो फिर इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द पोलिटिकल पार्टीज व्हेन दे आर इन द पावर। वहीद साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 9 में से 10 जब बाई इलेक्शन होते थे तो वो करंट गवर्नमेंट जीती थी। ये पहली दफा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि गवर्नमेंट पीटीआई की थी और जीतती बाई इलेक्शन वो थी। और इनका नैरेटिव क्या था कि जी एक्चुअली ये लोग डिफीट हो गए हैं तो ये इसलिए हम जीतते जा रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं था। हमें चाहते तो हम डब्बे नहीं भर सकते थे, फौज भी हमारे साथ थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे साथ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर जो बाई इलेक्शन आप लोग हारे हैं उसके अंदर कोई धांधली नहीं हुई थी, दे वर जेन्युइन एंड द पीपल हैव वोटेड फॉर देम। हम चाहते, हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि जो फिर हमसे लोग नाराज थे उन्होंने उनको वोट दे दिया और ये वाहिद हुकूमत है जिसने ये होने दिया। वरना डब्बे भरना कौन सा मुश्किल काम है, वोट चुराना कौन सा मुश्किल काम है। 1.5 करोड़ में एक थाना बिकता था पहले, अब 2 करोड़ में 3 करोड़ में बिकेगा थाना। ऐसी क्या बड़ी बात है इसमें। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है शंदाना गुलजार साहिबा से। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है शंदाना गुलजार साहिबा से, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो इदारों के हवाले से आज भी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि DGISPR की एक प्रेस रिलीज़ आई है और उन्होंने दोबारा से तमाम ज़ाहिर है कि जो लीडरशिप है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने किसी ख़ास पार्टी का नाम नहीं लिया। बट एबटाबाद के जलसे के बाद जो खान साहब की स्पीच थी उसके बाद आपको मालूम है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ी कि मैंने जो है वो मीर जाफ़र, मीर सादक, शहबाज शरीफ साहब को कहा। तो ये, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर लास्ट ऑलमोस्ट 6 वीक्स जो एक कैंपेन चलती रही है विशियस किस्म की हमारी आर्म फोर्सेस के खिलाफ। तो डू यू थिंक कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए ऐसे? देखिए सर, मैं तो एक्स-MNA हूँ, लेकिन जब मैंने ओथ लिया था तो मेरी ओथ थी कि मैं पाकिस्तान की तमाम इदारों की सेफ्टी की और इज्जत की जामिन हूँ। ठीक है, तो मेरा सिचुएशन डिफरेंट है आम पार्टी वर्कर से। मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
ये मैं 10 टीवी शोज में कह चुकी हूँ, इमरान खान मुझसे ज्यादा कह चुके हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा इस पाकिस्तान की आर्मी जरूरी है। तो इसमें अगर कोई खान की नियत पे शक करता है तो वो शक तो करते रहेंगे, ठीक है। आज तक अल्लाह को भी बहुत सारे लोग नहीं मानते, ना रसूलुल्लाह को मानते हैं, तो वो तो मेरा काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ मौकफ बताना है। मुझे लगता है जो एसपीआर ने स्टेटमेंट दी, काश इसका थोड़ा फॉलो अप होता, मरियम नवाज को और जरदारी साहब को अरेस्ट कर लेते तो उनकी बात जरा ज्यादा वजनी होती। दूसरी बात जो मुझे लगता है उनकी नेक नियति में डीजी एसपीआर से गलती हो गई कि जब उन्होंने नई गवर्नमेंट आई, शायद पॉलिटिकल सिचुएशन को काम करने के लिए, लोगों को काम करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी स्टॉक मार्केट भी ऊपर चला गया है और डॉलर भी कम हो गया है, और आज तकरीबन महीना हो गया कि बेड़ा गर्क हो गया स्टॉक मार्केट का भी, डॉलर भी जब उन्होंने बात की थी उस वक्त तो वाकई में ऊपर गई थी ना, 1500 पॉइंट्स ऊपर गई थी। वो तब हमारी हुकूमत को गए हुए एक दिन हुआ था, तो वो सिग्निकल इशू था। अब जो है तबाही फिर गई है, तो अब लोग डीजीएसपीआर से, क्योंकि याद रखिए जवानों का मुल्क है ये, बुड्ढों का, थके हुए हारे हुए लोगों का मुल्क नहीं है। 70% की आबादी 30 की कम से एज है, वो आपसे जवाब मांगते हैं, वो आपके टैक्स पेयर हैं। और ये याद रखिएगा, अवाम और फौज एक पेज पे होती है, ये कभी नहीं हो सकता कि फौज एक पेज पे हो अवाम दूसरे पे हो। इस वक्त अवाम खान के साथ है। देखिए ये तो खैर देखिए आपकी आई डू एग्री that Imran Khan is a popular leader in Pakistan, but we cannot take a decision, especially regarding the electoral process, until that is being conducted. ये कहना जलसे देखें ना, जलसे तो आप देख लें कि कश्मीर के अंदर, जीबी के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो सबसे बड़े बड़े जलसे किए थे जी, बट योर पार्टी won from both, you know, जो जीबी है और एजेके है, तो ये अभी से डिटरमिन कर देना कि जी कौन किसके साथ है, आई थिंक दैट वुड बी अ प्रीमेच्योर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पार्टी के देख लेना जी, मैं यही कहता हूं जी बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, और वही इस मुल्क का वाहिद हल है जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत जिस तरफ बढ़ रही है, आई थिंक कि वो तबाही की तरफ जा रही है, और अवाम के ऊपर तो प्रेशर है। मतलब ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या कोई किसी और को लाके बिठा दें, until the people are not being given a relief जी, लोगों को जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे तो उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ किसी के आने या तो मैं तो हुकूमत नहीं हूं, मुझसे क्या रिलीफ आप मांग रहे हैं? 2 आपके प्राइम मिनिस्टर है, 3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर है माशाल्लाह, ऊपर से संदाना साहिबा। लेकिन ये भी जायज नहीं है कि आप एक 3.25 साल गवर्नमेंट करके एक पार्टी गई हो और वो 5 हफ्ते की गवर्नमेंट को आके कहे कि जी यू हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। दिस इज मतलब तो आप किसी भी कह ही नहीं रही सर, वो नहीं, कौन नहीं कह रहा, आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके सारे वज़रा स्टेटमेंट दी। सुन तो ले सर, सुन ले, मिफ्ता इस्माइल ने एक बहुत मासूमाना स्टेटमेंट दी कि ये हुकूमत हमारे लिए लैंड माइंस छोड़ के गई है। ओ भैया जी, जून का वोट बजट तो हमने देना था, हम आपके लिए कुछ नहीं छोड़ के गए, हमने तो खुद अपनी इकोनॉमी मैनेज करनी थी, आप बीच में कूद पड़े, अब भुगते। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप देखें ना, 360 अरब का आप लोगों ने जो 10 रुपए एक तो चले उसके प्राइस कम की, उसकी तेल की, आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन कुछ और हो रही थी शौकत तरीन साहब की, फिर एक तकरीबन जो है वो 150 बिलियन जो है वो बिजली के उसके अंदर, ये सारा मिला के 610 बिलियन बन रहा था जो एक्स्ट्रा आप लोगों ने जनरेट करना था, विच योर गवर्नमेंट एग्रीड विद द आईएमएफ। आपने फ्रीज कर दिए प्राइसेस उसके पेट्रोलियम के, फायदा तो अवाम को हुआ, लेकिन ऑन द अदर साइड अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो आपको मालूम है कि आईएमएफ जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपके रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, करंट अकाउंट जो है वो बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट जो है वो भी बढ़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी तो 2-3 महीने सारे रह गए हैं, तो इस सूरत हाल में तो जाहिर है खराबी तो फिर कहीं ना कहीं हुई है ना। वहीद साहब मेरी बात सुने, वो कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। ये लोग बदनीयत हैं, ये सोच रहे थे कि आएंगे छक्के मारेंगे, खान को उड़ा देंगे। ये याद रखे अल्लाह की लाठी बहुत सख्त और बहुत तेज है। सही कह रही हैं, बट डिसीजन वाज टेकन मैं सिर्फ ये कह रही हूं, नेक नियति से ये फैसला किया गया था, मुल्क की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए किया गया था। नहीं सर जी, ये सब बुग़्ज़ इमरान में हुआ था। इकोनॉमी को किसी ने ठीक नहीं करना, इनका दिमाग खराब है कि इकोनॉमी ठीक करे, इनकी जो इजारादारी है। मेरा सवाल कुछ और है ना संदाना साहिबा, मेरा सवाल ये है कि जो आप लोगों ने प्राइसेस को फ्रीज कर दिया जून तक, पेट्रोलियम प्राइसेस को, डू यू थिंक दैट वाज अ लॉजिकल, इकोनॉमिकली करेक्ट डिसीजन?
एब्सोल्युटली। जब दुनिया में यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया, गल्ला महंगा हो गया, और अब इंडोनेशिया ने रिसेंटली पाम ऑयल पे बैंस भी लगा दिए और 70% टैरिफ हो गया। हम तो अवाम के लिए थे, अवाम तो हमारे लिए हमारी मुंतजर नहीं है, हम उनके लिए आए थे। हमें शौक था हुकूमत करने के लिए, तो हमने उनके लिए जिंदगी आसान करनी थी। महंगाई थी, और आपको याद है महंगाई मार्च और पाकिस्तान बचाओ मार्च। तो अब अनफॉर्चुनेटली द शू इज ऑन द रॉन्ग फुट। इनको शौक था पाकिस्तान बचाने का, हमारी इंटरफेरेंस उन्होंने की, अब इस इंटरफेरेंस को भुगतें। ये हो नहीं सकता कि आप गवर्नमेंट बने मिडवे। हाँ, ये 2023 में आते, ये इलेक्शन जीत के आते मेजोरिटी से, और ये आते जरूर पीडीएम आती, क्योंकि उस वक्त तो महंगाई और बढ़ जानी थी, सारा गलत बोझ तो हम पे आना था। बट इन्होंने बदनीयती की, मुल्क से झूठ किया, मुल्क से धोखा किया, अब भुगते। मैं तो साफ बात कह रही हूँ, मुल्क का भी जो कबाड़ा होना है इनके हाथ आप आगे देखेंगे। अभी तो सिर्फ आपकी महंगाई हो रही है, जस्ट वेट टिल आप दिवाली डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, मुल्क में अंडे खाने को नहीं मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन करूंगा कि ये मुझे बताएं कि ये जो नैरेटिव लेके आप लोगों की पार्टी अवाम में गई हुई है, एंटी अमेरिकन नैरेटिव, हालांकि अगर परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू को देखें तो उन्होंने कहा जी कि प्रॉब्लम कहीं और था। अब मैं उसका जिक्र यहाँ पे नहीं करना चाहता। फवाद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारे तल्लुकात अच्छे होते तो आज हम गवर्नमेंट में ना होते। तो मतलब दिस शोज कि जी योर पार्टी इज शिफ्टिंग द नैरेटिव एंड ओपिनियन रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो उस तरफ आई नहीं। आप लोगों की वजह से जी, बिलावल साहब कहते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, खासकर इस बयानिया की वजह से अमेरिका के साथ। बिलावल साहब दी एक्सपर्ट, बिल्कुल उनके माशाल्लाह 30 साल की एक्सपीरियंस है फॉरेन ऑफिस में और फॉरेन रिलेशंस में, तो नेचुरली वो तो जो कहेंगे वो ठीक ही होगा, सच भी होगा और टाइम टेस्टेड भी होगा और रिलायबल भी होगा। जहां तक बात रही एंटी अमेरिकन, आपने शायद खान साहब के जलसे देखे होंगे, वो बार बार कहते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। एंटी अमेरिकन होने में और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा फर्क है, बट डजंट मैटर। जिस तरह हमें मोदी से तो मसला है, बट इंडिया से मसला कश्मीर का है, बट चले वो भी देखी जाएगी। तीसरी बात, सर डे वन से हमारा एक ही नैरेटिव है कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है, ब्लेटेंट। वो तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कहा कि ब्लेटेंट फॉरेन इंटरफेरेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड, और उनके एम्बेसडर को बुला के दिमाग भी किया। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें डिस्प्रूव करें, आपके हाथ में सब कुछ है। वो मुरासला भी आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन भी आपके पास है, डीक्लासिफाइड रिपोर्ट खोल के दे आवाम को, खान को डिफीट करे, घर भेजे उसको। हमारा तो उसी दिन खत्म हो जाएगा सारा बयानिया जिस दिन आप सच बोलेंगे। खोले ना सच, बोले ना सच, क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है उनको? बहुत शुक्रिया शंदाना गुलजार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, यहाँ पे एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक मशीर ख़जाना। आजकल मुल्क की जो माशी और माली जो सूरत हाल है, जिसके ऊपर पहले भी कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं, आए दिन बात हो रही है मीडिया के अंदर, वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि जो हमारी माशी और माली जो सूरत हाल है वो हमारी सियासत को डिटर्मिन कर रही है, बल्कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी मुल्की माशी सूरत हाल का बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और जो इस वक्त हुकूमत है इत्तेहादी, ज़ाहिर है कि मुल्की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, हमारी जो करंट अकाउंट है, या हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, या इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स हैं, उन सब की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। IMF के साथ जिस किस्म की हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमें कहते हैं जी आप सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि टैक्स एग्जम्पशंस जो हैं वो भी आपने आने वाले दिनों में जो बजट आ रहा है अभी अगले माली साल के लिए, यानी जो 22-23 का जो बजट है उसके अंदर भी काफ़ी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अगर हमने IMF के प्रोग्राम से कुछ हासिल करना है। और जो दोस्त ममालिक हैं जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारी माली मदद करेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया अभी वज़ीर आज़म गए हुए थे, फिर उसके बाद UAE गए, और चाइना से भी हम कुछ तवक्को लगाए बैठे हैं। लेकिन वो तमाम ममालिक जो हैं बायलैटरली हमें फंडिंग करेंगे, उससे पहले हमें IMF के साथ मामलात जो हैं वो तय करना होंगे। और IMF के साथ मामलात तय करने का मकसद ये है कि इमीडिएटली तेल की कीमतें जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, और उसका जो एक असरात हम देखेंगे कि तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। इस किस्म के चैलेंजेस हैं जिसमें बात करना नहायत ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने हमें टाइम दिया।
सबसे पहले तो काइंडली ये मुझे बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जो अब की अपोजिशन है, कुछ हफ्ते पहले वो हुकूमत में थे इमरान खान साहब, वो ये तनकीद कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त माली और माशी जो सूरत हाल जिससे मुल्क दो चार है, उसकी ज़िम्मेदार जो है वो ये इत्तेहादी हुकूमत है। क्या ये बहसीत एक माशी माहिर के आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जो इस वक्त हमारी माली या माशी सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार अभी चंद हफ्तों की हुकूमत है? देखिए, एक तो ये है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अनसर्टन है। इस किस्म की इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मेरा ख्याल है पिछले 50-60 साल में नहीं थी जो इस वक्त है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो एनर्जी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन है, कमोडिटी मार्केट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन है, और यूरोप में एक जंग चल रही है जो बड़ी शदीद किस्म की जंग है और वो पूरे दुनिया को इस वक्त उसका इम्पैक्ट आ रहा है। सो उस असना में जब आप देखते हैं तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन इसलिए है कि एक तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी नो कॉन्फिडेंस मूव जो थी इसका टाइमिंग बहुत ख़राब था, और इसको एक ऐसी प्रेमिस पे किया गया कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान को वो डालते हैं, तो उसको निकालना ज़रूरी है। और नई पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, जो एक बहुत बड़ा कोलिशन है जिसमें पीएमएलएन और पीपल पार्टी उसके कलीदी प्लेयर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आएंगे एकदम ये इसको सब चीज़ को ठीक कर देंगे। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक गलत अजम्पशन हुई है, बहुत बड़ी एक किस्म की गलती हुई है कि ये अजम्पशन के तहत ये सारा काम हुआ है। और हम देखते हैं कि जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मूव आई है उसी दिन से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में फ़र्क आना शुरू हुआ है। क्रेडिट डेट स्वैप्स जो हैं उसका रेट बहुत बढ़ गया, फिर हमारे जो बैरून मुल्क बॉन्ड्स थे उनमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आना शुरू हो गया। फिर अभी जो आप बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ने विज़िट की है सऊदी अरेबिया, यूएई, तो वहाँ का कमिटमेंट उस तरह से नहीं आई कि आपको इमीडिएटली वो मिल जाएगी एक किस्म की रिलीफ। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर भी वज़ीर ख़जाना एक बात करते हैं, वज़ीर दफ़ा कोई और बात करते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर कोई और बात करते हैं, एनर्जी का मिनिस्टर कोई और बात कर रहा है, इसहाक डार साहब लंदन से बैठ के कुछ और कह रहे हैं। तो एक अजीबो गरीब कन्फ्यूजन यहाँ पे पड़ गई है उस टाइम पे जबकि आपको बहुत फोकस चाहिए, आपको बहुत एक किस्म की यूनिटी चाहिए, और आपने जो काम करने हैं पर्टिकुलरली आईएमएफ प्रोग्राम को ऑन ट्रैक लाने के लिए, वो मुश्किल महसूस होते हैं सियासत की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक ज़रूरत है उसकी जो कड़वी दवाई है वो आईएमएफ। तो ये सलमान साहब आप समझते हैं कि ये जो जी ये जो फैसला किया था इमरान खान साहब ने 6 माह के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 6 माह यानी जून तक उन्होंने फ्रीज कर दिए थे प्राइसेस को, और 10 रुपए तेल की कीमत को भी नीचे ले आए थे। शौकत तरीन साहब ये कहते रहे कि जी ये दिस इज़ ऑल फंडेड, हमारे पास अल्टरनेटिव जो है वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। जबकि आईएमएफ की जो मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज आई उन्होंने उसके अंदर तो लिखा था कि इट वाज अनफंडेड। तो ये आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फैसला था पिछली हुकूमत का, खासकर एनर्जी सेक्टर और ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जो उन्होंने फैसला किया था? देखिए, उस वक्त आप देखें तो शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल क्लेम किया था कि ये फंडेड है, और अगर वो आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करते तो वो उनको कन्विंस कर देते कि ये फंडेड। कैसे? अब जाहिर है
उसकी वजह यह है कि बड़ी आसानी से आप अपने दूसरे अखराजात कम कर सकते हैं और आप सब्सिडी में दे सकते हैं। ओवरऑल आप अपना जो टारगेट है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं लेकिन है कि सलमान आप। साहब, आज फिर ये हमारी हालत ऐसी क्यों है? अगर जैसे आप फरमा रहे हैं, जाहिर है कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट या शौकत तरीन साहब जेब में डाल के तो पैसे लेकर नहीं गए। दे आर पार्ट ऑफ द खजाना, जो कौमी खजाना होता है उसमें होते हैं। तो अब तो सूरत हाल आप खुद देख रहे हैं कि कैसी, यानी उसमें जी देखे ना, शौकत तरीन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो उन्होंने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम में कट किया, जो जो प्रोविंसेस के से कुछ उन्होंने पैसा उनके प्रोग्राम्स को कट किया। जाहिर है कि जब आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्सिडी देनी है और वो एनर्जी की सब्सिडी है जिससे इकॉनमी का पहिया भी चलता है, तो आप दूसरे अखराजात कम कर देते हैं। अब IMF प्रोग्राम जो है ओवरऑल तो वो उसी ने जो उनके परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं उसके मुताबिक चलना था। तो अगर आप जाके वहाँ पे नहीं कन्विंस कर पा रहे कि बिकॉज आप बहुत नए हैं, आपने अभी सारी चीजें नहीं, देखी लेकिन भी नहीं। सलमान साहब सॉरी, आप माशाल्लाह, आपकी तो एक मतलब इतना ज्यादा आप देखें, एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ ना, देखें बात यह है कि सवाए मुफ्ता इस्माइल के बाकी सारे लोग, उस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर भी वही थे, अभी जाहिर है कि वो जा चुके हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मीटिंग ही वाज देयर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग वही थे जो कि शौकत तरीन साहब के साथ थे। एक शख्स के चेंज, एक शख्स के ऊपर तब्दील होने से क्या नीचे सारे का सारा प्लानिंग, सारी की सारी मनसूबाबंदी सब कुछ चली गई एक दिन के अंदर? नहीं, वो तो नेगोशिएट करना पड़ता है ना। देखें, आपने वहां जाके नेगोशिएट करना है, और अगर आपने 400 बिलियन की एक सब्सिडी दी है और जहां पे आपका जो पूरा बजट है वो 8000 बिलियन का है, तो उसमें ये तो एक छोटी सी चीज है ना, इसकी एडजस्टमेंट करनी, वो तो आपने उनसे उनको कन्विंस करना है। तो इसका मतलब है कि मुफ्ता इस्माइल साहब फेल टू कन्विंस द IMF। एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो उनकी कोई मेरा ख्याल तैयारी नहीं थी, और उनको मे बी वो उनको शौकत तरीन साहब से बात करनी चाहिए थी इसके ऊपर, और वो उनके साथ उनको वो जरूर बताते कि जी हमारा ये था, आप अपने मर्जी से जिसको जिस जगह पे आपने नहीं, लेकिन मैं अभी भी कन्विंस ने इस बात पे नहीं हुआ, और व्यूअर भी सोच रहे होंगे कि क्या हुकूमत का निज़ाम, रियासत का निज़ाम, खासकर फाइनेंस मिनिस्ट्री का निज़ाम जो है, वो एक मिनिस्टर बैठ के, आप भी यहाँ पे मशीर ख़जाना रहे हैं, कि एक शख्स बैठ के सारा कुछ चलाता है और वो जो ही चला गया तो पीछे, यानी इट्स लाइक यू नो हाउस ऑफ कार्ड, कि एक कार्ड नीचे से हिला तो पूरा घर नीचे आके गिर गया। जो नेगोशिएशंस होती हैं उसका तो लीडर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है सर, दूसरा उसके साथ गवर्नर स्टेट बैंक होता है। ठीक सर, ये दो जाके आप खुद ही बताएं ना, आपने भी इकोनॉमी देखी हुई है पाकिस्तान की, जहाँ पे 8000 अरब का कोई बजट है और उसमें आपने 400 अरब शिफ्ट करना है, एक खर्चे को कम करना है, दूसरे खर्चे को बढ़ाना है, तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज तो नहीं है। मैं यही कहता हूं ना कि क्या ये गवर्नमेंट जो है वो शिफ्ट नहीं कर पा रही वो पैसा, जिसकी वजह से ये सारे क्राइसिस हैं, और अब तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी इनको देखना पड़ेगा ना, इनकी प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है। अगर देखें, अब आपने ये शिफ्टिंग नहीं की और आपने कहा कि जी हम टैक्स बढ़ाएंगे, एक तरीका ये है कि आप टैक्स भी बढ़ा दें, दूसरा तरीका ये है आप कीमतें बढ़ा दें, तीसरा तरीका है आप सब्सिडी दे दें, चौथा तरीका है कि कुछ आप कट करके उसको बैलेंस कर लें, कॉम्बिनेशन कर लें। तो ये सारी चीजें तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नहीं करनी है ना। तो अब एक वो जो शुरू में सवाल था कि क्या इनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है जी कि अब आप ठीक करके दिखाएं ना हमें, आप कहते थे इकोनॉमी खराब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये 4 हफ्तों में सारी की सारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन जिसमें हम अभी खड़े हैं वो सिर्फ 4 या 5 हफ्तों का गड़बड़ है सारी, जो इनके दौरान हुई है, इनके आने के दौरान? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखें कि यूक्रेन का जो मसला है ये तो अभी शुरू हुआ है ना,
और ये सारा जो इस वक्त एक्सटर्नल शॉक इस वक्त पड़ रहा है वो यूक्रेन का है। इससे पहले हमें पेंडेमिक का शॉक पड़ चुका है और वो आपने देखा कि पीटीआई गवर्नमेंट ने उस शॉक को बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया। लेकिन आप सलमान साहब ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल शॉक है, इस गवर्नमेंट की इसके अंदर फेलियर नहीं है। नहीं, उसको मैनेज करने का फेलियर। अच्छा, मैनेज करने का, ठीक है। चीज तो है कि मैनेजमेंट है। अच्छा। मैनेज आप करते हैं, अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे तो आपकी देखें इनके आने से पहले पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर ने मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाए हैं, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम लिक्विडिटी है, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन इन्होंने की है पिछले पीटीआई गवर्नमेंट ने। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम को भी एक्सपेंड किया है, कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आपको पता है तेजी से चल रहा था। अब ये सारी चीजें जो हैं वो एक पेंडेमिक के बावजूद वो सारी चीजें हुई और पहला इकोनॉमिक। लेकिन सलमान साहब मुझे समझ ये नहीं आती है कि इमरान खान साहब आखिरी दिन तक और शौकत तरीन साहब यही कहते रहे कि आज जिस जगह पे हम पहुंचे हुए माशी एतबार से वो नून लीग के 5 साल थे, इवन स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 4 years in the government, presenting 4 budgets, and they were blaming the previous government. और आज आप कह रहे हैं कि 4 हफ्ते की जो गवर्नमेंट है, आप भी वही ओपिनियन ले रहे हैं कि 4 हफ्ते की जो गवर्नमेंट है that is responsible for all the mismanagement, economic and financial mismanagement in the country. आप गलत बात कर रहे हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के 2-3 बहुत बड़े मसाइल हैं। नंबर 1 पाकिस्तान इकोनॉमी का मसला है बैरून मुल्क कर्जों का। ठीक। अब बैरून मुल्क कर्जों की जो कानून था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट, वो PMLN की गवर्नमेंट ने उसको वायलेट किया और उसको एक ऐसी लेवल पे वो डेट ले गए 2018 में कि वो डेट ट्रैप में आप फंस चुके हैं। एक्सटर्नल डेट ट्रैप में पाकिस्तान है, इसीलिए तो हमें IMF की जरूरत है। ठीक। दूसरा, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का मसला है, और बिजली का मसला जो है वो भी 2013 से जो बिजली के प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो सारी इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर लगे हैं और थर्मल फ्यूल के ऊपर लगे हैं, और उसका शॉक जो है वो भी हमें आप नजर आ रहा है पेंडेमिक की वजह से और अब यूक्रेन की जंग की वजह से। वो मसले आपके वहां हैं, बट मैनेजमेंट जो है इस वक्त जो क्वेश्चन आता है कि क्या हम IMF के प्रोग्राम को ऑन ट्रैक लाने में, उसको मैं कह रहा हूं कि ये 3-6 हफ्तों में इसको ट्रैक पे आ जाना चाहिए था। ठीक। और जो चीजें करने की जरूरत थी हमें कर लेनी चाहिए थी, और कंफ्यूजन की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हम एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, आप बता दें कि क्या स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी तो है ही नहीं है, क्योंकि एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहती है, दूसरी कुछ और कह रही है, तीसरी कुछ और कह रही है, तो ये तो एक चूंटू का मुरब्बा बना हुआ है ना। सो इसको आप, ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म जो हमारे मसले हैं प्राइमरीली डेट और बिजली का, वो मेरे ख्याल में ये इसहाक डार साहब छोड़ के गए हुए हैं, जिसको आपने अगले 10 साल लगेंगे उसको ठीक करने में। लेकिन IMF प्रोग्राम को ऑन ट्रैक लाने के लिए ये मिसमैनेज हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।